मुद्दत बाद अब ऐसे लग रहा है कि नागपुर के लिए अच्छे दिन लौट आए हैं। हाल ही में जो है नागपुर मेट्रो पर काम शुरू होने का ऐलान हुआ है, तो मिहान पर भी काम अब जोर पकड़ने लगा है। नागपुर में बिजनेस करने के बारे में बात कर रहे हैं आज हम कुछ नागपुर के ही व्यवसायियों से। हमारे साथ है हार्मनी एएसी के मिस्टर पीडी व्यास और मिस्टर निरंजन रांका। स्वागत है आप दोनों का सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले ये बताइए, आपका काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, काफी यूनिक प्रोडक्ट है जो आपने इंट्रोड्यूस किया है। आपने नागपुर मार्केट में इसे इंट्रोड्यूस करना चाहा। हमें बताइए आपके इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या बनाती है आपकी कंपनी? Product is not new. It is unique to India, and it is first of all, it is very well suited for India. With drastic temperature changes, drastic weather condition in India, this product sustain very well to all this environment. Just by nature, the name itself suggests it's autoclave aerated concrete. It is aeration which has pores in it. The pores are very unique to it. They are not very well connected. That's why they don't transfer the heat from inside to outside or outside to inside. It maintains the temperature, which is very, very environment for the temperature. Right now, the temperature goes in Nagpur, especially 48 degrees, 49 degrees. So that thing has to save the energies, basically. As far as the water goes, we have extreme monsoon, which also helps into this one. It is very, very, very well moisture resistant, basically. So it doesn't penetrate them. It will not allow you to get the moisture inside the building. Those are just by nature, those two things are very well suited for India. Then since it is porous, it's very well lightweighted. It reduces the consumption of steel across board. Normally in normal percentage, if you talk about, if you have a building, it will save 15 to 20% of the steel, which will reduce the dead load in the building and reduce the cost of the building. Second thing, sand is very, very scarce in the country, and going forward it will be very, very less. जी, तो इतना यूनिक प्रोडक्ट है आपका, किस तरह आपने इसे मार्केट किया, खासकर नागपुर जैसे शहर में, और आगे इस प्रोडक्ट को लेकर आपकी क्या योजना है? जहां तक इसकी मार्केटिंग का सवाल है, तो आई स्टार्टेड बाय टेकिंग द लीडरशिप ऑफ ए वेरी वेल नोन कंपनी नोन एज बिल्डिंग एलिमेंट्स पुणे। इट इज इन बिग वन। तो उनका हमने डीलरशिप से स्टार्ट किया। And actually, when I approached the builders and architects and structural engineers of Nagpur, so they already knew about this thing. Their only concern was that कि transportation cost and the continuous supply. तो एक्चुअली हमें ऐसा लगा काम करते करते कि इसका स्कोप बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, तो हमें लगा कि इसका यूनिट नागपुर में ही डालना चाहिए। सेकेंड, चूंकि ये बहुत कॉस्टली कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सो वी आर अ बिट वरीड। लोगों ने हमें समझाया कि नागपुर बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, बट सिंस वी आर फ्रॉम नागपुर, हमको लगा कि हम नागपुर में नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। सो अगर कहीं करना है तो वाई नॉट नागपुर। तो हमने नागपुर के लिए डिसाइड किया। नागपुर के लोगों का, नागपुर में क्रेडाई मेट्रो एंड कंसल्टेंट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ऑल सपोर्टेड अस एंड वी आर डूइंग फाइन। एक्चुअली करेंटली नागपुर में करीबन 80 साइट से जहां पर हमारा माल अभी रेगुलरली जा रहा है सिंस लास्ट अराउंड 1 ईयर, एंड एवरीबडी इज हैप्पी। और आगे के लिए प्लान्स का जहां तक सवाल है कि राइट नाउ माई इंस्टॉल कैपेसिटी इज 150,000 cubic meter per annum, but my setup is that I can make it easily to 300,000 cubic meter per annum. So we want to increase the capacity. In case we are able to achieve that capacity, then of course economy of scale will come into play. थोड़ा सा कॉस्ट और कम होगी, सेल और बढ़ेगा। सो बेसिकली इन दैट सर्कल वी आर ट्राइंग टू गेट इन। रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग बहुत खुश है, एंड वी आर हैप्पी कि हमको बेसिकली ये अकेला प्रोडक्ट है जो ग्रीन होने के साथ साथ महंगा नहीं है। नॉर्मली ग्रीन बिल्डिंग बोलो तो ऐसा लगता है कि बहुत कॉस्टली आइटम है क्या, तो ये फॉर्चुनेटली ऐसा आइटम है जो ग्रीन होने के साथ साथ कॉस्ट कॉन्शियस भी है, और कस्टमर्स को तो जिंदगी भर बेनिफिट है। बाहर नागपुर में 48-47 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है अप्रैल मई जून में, लेकिन इसकी दीवार अंदर से कभी गर्मी नहीं होगी। बेसिकली यूर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज गोइंग टू रिड्यूस ड्रास्टिकली। जी, आपकी जो कंपनी है वो हाउसिंग में भी आपका प्रेजेंस है, जिसे आपने एक तरीके से होल्ड पर रखा था क्योंकि आप ये जो बिजनेस ऐसे सेटअप करना चाह रहे थे। अब जो कि ये बिजनेस सेटल हो गया है, क्या हाउसिंग पर आपका फोकस वापस लौटेगा? ऑफ कोर्स हाउसिंग इज अवर प्राइमरी पैशन। जैसा मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट हमारे हिसाब से बहुत बड़ा था, इसलिए एक्चुअली 1.5 साल तक हमने पूरा इस पर कॉन्सेंट्रेट किया। अभी प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। डेफिनेटली वी हैव सम गुड वेरी बिग प्रोजेक्ट कमिंग देयर इन द पाइपलाइन। कुछ स्कीम्स लेके आ रहे हैं हम, जिसमें अफोर्डेबल यू कैन से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नागपुर 25-30 लाख की रेंज में हम एक 250 फ्लैट का स्कीम लेके आ रहे हैं। एक्चुअली वी आर कमिंग अप विद अ बैंक्वेट हॉल फैसिलिटी इन सेंट्रल नागपुर।
तो देर आर 3-4 प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन एंड दे आर ऑन होल्ड फॉर 2 रीजन्स. वन कि अभी हम लोग इसमें बहुत एंगेज थे एंड सेकेंडली मार्केट पोजीशन ऐसा लग रहा था कि वी शुड इट विल बी प्रूडेंट इफ यू कैन वेट फॉर ए वाइल. सो बोथ द रीजन्स वेयर देयर कि मेरा हाउसिंग का काम थोड़ा सा इट वाज ऑन बैक बर्नर बट एक्चुअली वेरी सून वी आर कमिंग अप विद 3-4 प्रोजेक्ट्स. AAC ब्रिक्स जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है एक प्रीमियम प्रोडक्ट है. इसके एडवांटेजेस एक तो इसका वेट कम है. वेट कम होने से बिल्डिंग के ऊपर जो एडिशनल लोड आता है वो लोड कम हो जाता है जिससे बिल्डिंग की कॉस्ट कम हो जाती है. बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है. इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है. AAC ब्लॉक का एक एडवांटेज तो ये है कि वो दोनों तरफ से एक जैसा साइज आता है तो प्लास्टर में हमारी बहुत सेविंग होती है. हम कई जगह तो इंटरनल सीमेंट प्लास्टर ना करते हुए डायरेक्ट जिप्सम बोर्ड का प्लास्टर करते हैं. दूसरा ये ईंटें बहुत लाइट वेट होती है तो इससे स्ट्रक्चर पे डेड वेट नहीं आता तो हमारा जो लोहा और कंक्रीट होता है ये बचता है. तीसरा ये है कि हमें एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना है आगे चल के ताकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट है वो एनर्जी कंजर्विंग हो, कम एनर्जी यूज करे. अगर हम रेगुलर ब्रिक यूज करते हैं तो एयर कंडीशनिंग लोड बहुत होता है. नागपुर समान क्लाइमेट जितना एक्सट्रीम क्लाइमेट है ऐसे सिचुएशन में अंदर में रूम्स के अंदर में या घर के अंदर का टेम्परेचर काफी कंट्रोल रहता है जिसके कारण इलेक्ट्रिकल जो कंजम्पशन है एसी और बाकी सब चीजों का वो भी बहुत कम हो जाता है. हार्मोनी एसी प्रोडक्ट ने जो ईटी लाई है इसका हर व्यक्ति को डिजाइनर नहीं तो वापरने एंड यूजर को इसका काफी बेनिफिट होएगा. इसमें कोई दो राय नहीं है. अब नागपुर की कुछ बात करते हैं. आप जो है मुंबई में बिजनेस करते थे, आप खुद यूएस में आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं. आपने अपना सेटल्ड लाइफ छोड़कर आप दोनों ने नागपुर लौटना क्यों चाहा? नागपुर ही आपने क्यों चुना अपनी बिजनेस शुरू करने के लिए? You only have to have one reason to come back. There are thousands and millions of reasons not to come back to India basically. So I had only one simple reason because there were opportunities. It's very self-motivated, selfish goal. It's not like there was, I'm not going to talk about all those family things. It was basically India was booming at that time. India was flourishing. There were lots and lots of opportunities because everything has happened outside. Growth period was there. Why Nagpur? So I'll come back to that one. Obviously I belong to Nagpur and then there was this product. We were doing buildings and then along this when we were doing building this product was there. So we said why we should not go for manufacturing. That's why we came to Nagpur. The second reason was it is also not the only reason. Nagpur being a central place, Nagpur has abundant fly ash. Nagpur needs the brick more than any other part of the country because of the extreme. India has extreme weather, but especially Nagpur has extreme weather throughout the year. We have great monsoon, we have low winter, and we have high summer. So for this reason, this brick is needed in Nagpur, and people were using it because they were getting it from outside Nagpur. They were paying huge transportation costs. Nagpur was an ideal location for that. It's upcoming town. तो आपका क्या मानना है? आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो क्या आप कहेंगे कि नागपुर बिजनेस शुरू करने के लिए एक बिजनेस फ्रेंडली सिटी है? क्या फायदे हैं नागपुर में बिजनेस शुरू करने के? एट द एंड ऑफ द डे मेरा भी इंडस्ट्री सेटअप हो गया तो आई कैन से यस सबने करना चाहिए बट इट वाज रियली टफ इनिशियली. यू नो देयर आर लॉट ऑफ सैंक्शंस एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन द प्रोसीजरल थिंग्स. कुछ पॉइंट पे ऐसा लगा कि व्हाई शुड आई डू ऑल दिस थिंग्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि इट इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम एंड वी हैव टू कोप अप विद इट. इसमें कोई बहुत अर्थ नहीं है कि अपन शिकायत करते रहे कि गवर्नमेंट ये नहीं करती है, गवर्नमेंट वो नहीं करती. एक्चुअली द बॉटम लाइन वाज दैट कि हमको उतना ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ा कि करना ही है यानी करना ही है. नागपुर में बिजनेस सेटअप करना है जैसा बताया कि बेसिकली वी आर नागपुरियंस, सो देयर इज ए नेचुरल अटैचमेंट टुवर्ड्स नागपुर. एक हमारी पहली पसंद नागपुर ही होती है. सेकेंडली उसकी जस्टिफिकेशन ऐसे कि नागपुर बीइंग ए सेंट्रल प्लेस, हमको लगा कि हम यहाँ से 400-500 किलोमीटर का रेडियस इजीली कवर कर सकते हैं और लॉजिस्टिकली नागपुर इज फार मोर सुटेबल. सेकेंडली वी हैव एस्टेब्लिश बिजनेस ऑफ हाउसिंग इन नागपुर. लेकिन क्या नागपुर में बिजनेस करते वक्त कोई दिक्कतें भी आपके सामने आई?
There are a lot of things which needs to be done and addressed, but eventually those doesn't happen. It's just government basically. So what eventually people will take care of it. It's always a private enterprise which take care of the things, and then government follows on it. So it's not like any government or any minister can play the role of improving the city. We have seen it in last 50 years. If the railway minister is from particular place, the coach building or the coach factory comes up there, and later on 10 years or after 15 years we see nothing happens there. So unless until private enterprise or any business who comes to the town, he has a benefit into it and natural alignment with that particular town, it will not grow or it will not continue to flourish. So eventually Nagpur is going to happen, because everywhere the real estate cost is up. So it's a time for tier 2 city, and Nagpur is very well educated education hub. So people will come to the Nagpur, and eventually the process will follow. So it will take a natural course of it. If even people scream, nothing will happen, but naturally it will happen. You have the example of Mumbai, you have the example of Pune, you have example of Hyderabad, you have a Chennai. Pune grew at the cost of Mumbai, not because Mumbai stopped. So that's how naturally it will happen. So it will take time. जी, बड़ी मुद्दत बाद हमें ये दिखा कि महाराष्ट्र बजट में भी जो है नागपुर पर, विदर्भ पर काफी फोकस किया गया, काफी कुछ आवंटन किया गया नागपुर के लिए. तो क्या अब आपको लगता है कि नागपुर पर एक तरह से जोर अब बढ़ने वाला है, ज्यादा फायदेमंद होगा यहाँ पर आपको बिजनेस में रहना? ये काफी पहले ही हो जाना चाहिए था. कोइंसिडेंटली द सीएम हेल्स फ्रॉम नागपुर, the Union Transport Minister hails from Nagpur. They have been working for the development of Nagpur even when they were not ministers. So actually now they are in the one is in the center and one is the state chief minister. So actually Vidarbha के लिए जो allocation हुआ, it was long overdue. It will really go to boost the industrial atmosphere of the region. The one thing that I would like to point out is that the interest cost, the basic जो इसमें रुकावट है वो है interest cost. एक्चुअली आरबीआई सेज दैट कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसलिए एक्चुअली इंटरेस्ट कॉस्ट कम नहीं कर सकते. बेसिकली मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इन्फ्लेशन को रोकना इट इज ए नेगेटिव थिंग. इन माय ओपिनियन इन्फ्लेशन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट. वी हैव टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ओनली. और जब तक इंटरेस्ट कॉस्ट कम नहीं आएंगे उस समय तक हाउसिंग सेक्टर में भी दिक्कत रहने वाली है, उस समय तक इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी दिक्कत रहने वाली है. So interest cost has to come down drastically, maybe at the rate of those prevailing in 2007 to 8%. अगर वो इंटरेस्ट रेट आ गए तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली विदर्भा और नागपुर और महाराष्ट्र, एंटायर इंडिया विल बूम लाइक एनीथिंग. So actually I would like to use your platform to convey my point that interest rate needs to be come down drastically without worrying too much for the inflation. जी, तो काफी बुलिश लग रहे हैं आप दोनों नागपुर को लेकर. तो चलते चलते हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स है जिस वजह से नागपुर का प्रोग्रेस, नागपुर की बढ़ोतरी तय है, और दूसरी बड़ी बात कौन से खास सेक्टर्स को नागपुर में फायदा होगा? Manufacturing has to be focused basically. Service-based industry doesn't long for very long. It will last. It doesn't last for very, very long. Manufacturing, the one which creates a job for serving the manufacturing, service industry comes along with it. So manufacturing has to be focused. That's why China was in great manufacturing. US, when the industrial revolution happened, it was all manufacturing. Ford came up, all the automotive. Eventually those automotive companies moved back to China. That's where manufacturing boomed and US dusted. Now it's reverse cycle. US is booming up, coming up with manufacturing. So India grew, but it didn't grow inclusively. Manufacturing didn't grow as it should have been. IT grew, services grew, but manufacturing was lacked. So hopefully Make in India or Make in Maharashtra will help it to boom. Actually one thing is pretty clear. Money never grows on the floor of the stock market. Money grows in agricultural fields and in industries. तो जब तक एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट नहीं मिलेगा उस समय तक डेवलपमेंट की केवल कल्पना ही की जा सकती है, वो वास्तविकता में नहीं आ सकता. तो मुझे लगता है कि मिहान के कारण से जो एक लॉजिस्टिक हब और बाकी सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ होगा वो एक्चुअली नागपुर का ग्रोथ सेक्टर रहेगा. और सेकेंडली एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो नए बजट में, महाराष्ट्र के बजट में जो एग्रीकल्चर के लिए जो पॉलिसीज आई है, इट विल ऑल्सो बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द विदर्भा इन जनरल एंड नागपुर इन पर्टिकुलर. सेकेंडली एज निरंजन टोल्ड, मेडिकल हब का नागपुर में और एक एजुकेशन हब का नागपुर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है. ओनली द नीड इज टू चैनलाइज द थिंग्स.
मुझे लगता है कि ओवरऑल नागपुर का फ्यूचर आने वाले बहुत निकट भविष्य में इट इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट। जी, तो उम्मीद करेंगे कि नागपुर बढ़े, विदर्भ बढ़े और साथ ही साथ आप दोनों के बिजनेसेस भी बढ़े। आवाज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागपुर में रियल एस्टेट का एक जबरदस्त बिजनेस बूम हो रहा है और इसी बीच एक यूरिच ग्रुप है जो इस सेक्टर में अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। यूरिच ग्रुप के ही कृष्ण कुमार तावरी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो नागपुर है एक तरीके से अभी शुरुआत है यहाँ पे रियल एस्टेट में फ्लैट अपार्टमेंट कल्चर की, क्योंकि ये बंगलों वाला शहर है, यहाँ बड़ी बड़ी कोठियां बनती हैं, जमीनें बहुत हैं, तो लोग एक्सपैंड करते जाते हैं। आपने यहाँ शुरू किया और खासतौर पर फ्लैट कल्चर की शुरुआत की, प्रीमियम सेगमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण थे? नीरज जी, ऐसा है कि मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और सोचा कि यहाँ से ही शुरुआत की जाए। और नागपुर एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे अच्छे बिल्डर्स की ज़रूरत है, अच्छे डेवलपर की ज़रूरत है कि जो कि आपको समय पे और क्वालिटी प्रोडक्ट दे सके, एक अच्छे प्रोडक्ट पे, अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी कॉस्ट पे दे सके। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस समय जो मार्केट है रियल एस्टेट का वो थोड़ा सा देश भर में अगर आप देखें तो ठंडा चल रहा है। जो बड़े बाजार हैं दिल्ली, बम्बई या पुणे जैसे, वहाँ थोड़ा पीक होता हुआ भी दिख रहा है। ऐसे में आपने टायर 2 सिटी चुनी नागपुर जैसे शहर में, जो शायद कहीं आपको एक एज देता है कि यहाँ नया कल्चर शुरू करें और उस मार्केट को कैटर कर पाएं। तो आपको अब तक का जो रिस्पांस लोगों का मिल रहा है वो किस तरीके का है? जहाँ तक कि रिस्पांस का सवाल है कि हमारी क्वालिटी स्पेशली बहुत ही पसंद की जा रही है, नागपुर वासियों ने काफ़ी पसंद किया है और कोई ऐसा ग्राहक नहीं आया कि जिसने क्वालिटी पसंद नहीं किया इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसका सारा इंजीनियरिंग मिडिल ईस्ट से किया गया है और मिडिल ईस्ट की जो भी क्वालिटी के एसोसिएटेड इश्यूज है, मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं प्रोडक्ट में, ये सबको हमने ख्याल में रखते हुए प्रोडक्ट बनाया हुआ है और एक डिटेलिंग इस तरह से किया गया है कि ये मेंटेनेंस फ्री प्रोजेक्ट होगा। मैं भी दर्शकों को बता दूं कि यूरिच ग्रुप के 3 प्रमोटर एनआरआईज हैं और 1 हिंदुस्तान के हैं, तो ये अच्छी बात है कि वहां के लोग यहाँ आके और इस सेगमेंट में कर रहे हैं। तो आपका अपना एक ग्लोबल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में बड़ा काम कर रहे हैं और इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस यहाँ के प्रोजेक्ट में किस तरह से हेल्प कर रहा है आपको? मैं पिछले 30 वर्ष से मिडिल ईस्ट में हूँ और उसके पहले मैं कुछ साल तक मैं इराक में भी रहा हूँ और अच्छे बड़े बिल्डर्स के साथ में काम किया अच्छे। और अभी हमारी वहाँ जो कंपनी है मस्कत में और कतार में जिसका काम है, हम रियल एस्टेट में काम करते हैं और हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े तौर पे काम करते हैं और एक प्रीमियम कंपनी मानी जाती है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऐसा दिया जाए कि जिसको लोग पसंद करें। तो हमने सारा इंजीनियरिंग वहाँ पे इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग या इस तरह से जो भी चीज़ें होती है, यूटिलिटी सर्विसेज वगैरह वहाँ पे किया गया और इस तरह से किया गया कि ताकि आगे चल के लोगों को मेंटेनेंस का प्रॉब्लम न हो। काफ़ी इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किए जाए। सर, थोड़ा मुझे प्रोजेक्ट के बारे में अपना डिटेल में बताइए कि जो पूरी डिज़ाइन आप एक यूनिकनेस देने की कोशिश कर रहे हैं नागपुर वालों को, किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या उसका टिकट साइज है, किस तरीके का साइज है और क्या उसकी खूबी है? ये लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ प्रोजेक्ट है और सिर्फ 5 एकड़ में 5 बिल्डिंगें हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 5 एकड़ में यदि 5 बिल्डिंगें होगी तो किस तरह का प्रोजेक्ट होगा। हर एक फ्लैट को कम से कम 3 साइड से लाइट और वेंटिलेशन है, जहाँ पे कम से कम 10 से 15 मीटर तक के दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से लाइट और वेंटिलेशन को अच्छी तरह से देखा गया है और सर्कुलेशन एरिया भी काफ़ी आसानी से हो, ताकि इवैक्यूएशन इन टर्म्स ऑफ फायर सेफ्टी रेगुलेशंस वगैरह पे जो ध्यान दिया गया है और स्पेशली लिफ्ट्स वगैरह जो कि ज़्यादातर प्रोजेक्टों में अच्छी तरह से नहीं की जाती है, तो उसको तरफ भी ध्यान दिया गया है। यूटिलिटीज़ के तरफ ध्यान दिया गया है और काफ़ी ग्रीन एरिया रखा गया है और वर्टिकली भी बहुत ज़्यादा नहीं गया है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी तरह से अलग मायने रखता है। ये प्रोजेक्ट क्वालिटी वाइज प्रीमियम है, पर प्राइस वाइज आज भी मैं बोलूँगा कि मीडियम लेवल में हमने प्राइसिंग रखा है, ताकि हमारा ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया में। तो हम चाहते थे कि लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद करें, ताकि फिर आगे चल के मार्केटिंग का कम से कम हमें तकलीफ ना हो। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के हैं
और नितिन गडकरी जी वो भी यहीं के हैं और वो हाईवेज के मिनिस्टर हैं और उनकी बड़ी दिलचस्पी रहती है खासतौर पे इस तरीके के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे और तमाम सारे उनके अपने खुद के भी बड़े काम महाराष्ट्र में और नागपुर के आसपास चल रहे हैं। तो एक बड़ी वजह शायद आपको ये भी लगी होगी कि जब दो लोग यहाँ के हैं और अगले 5 साल तक बिल्कुल सिक्योर है तो ये शहर का तो बिल्कुल वारा न्यारा होना ही है, तो क्यों ना इस जगह अपना एक बढ़िया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। बिल्कुल सही है नीरज जी की, जैसे कि जीएसटी आ रहा है और ये दोनों बड़े नेता भी इस शहर से है। देवेंद्र जी तो अभी आए हुए हैं, पर नितिन जी तो काफी पिछले 10-15 साल से काम करते रहे यहाँ पे और उनका आशीर्वाद सदा बना है हमारे साथ में। तो इस प्रोजेक्ट को जो हमने लॉन्च करने का सोचा था, ये भी एक कारण था कि सेंट्रल इंडिया का प्रोजेक्ट है और जीएसटी जब आएगा तो एक बेसिकली हब बन जाएगा कि यहाँ पे सारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन हब जो बनेगी तो यहाँ से सारे भारतवर्ष में जा सकेगी। अब चूंकि ये लॉन्च हो चुका है, रिस्पॉन्स भी आप बता रहे हैं अच्छा मिल रहा है, इसके आगे की प्लानिंग मुझे बताएं। आप इस शहर से बाहर भी निकलेंगे या इसी शहर में और एक्सपेंड करेंगे? आज अभी हम ऑलमोस्ट रेडी है एक 1500 फ्लैट का स्कीम लॉन्च करने के लिए, जो कि वर्धा रोड पे आने वाला है और बस अप्रूवल का इंतजार है और जिस तरह से अप्रूवल हो जाएंगे तो हम लोग 1500 फ्लैट का स्कीम, बड़ा स्कीम एक लॉन्च करने वाले हैं इस शहर में। इसके अलावा हम और भी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में हमारी लैंड बैंक जहाँ है वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुणे हो, नासिक हो। पहले महाराष्ट्र में हम लोग काम करना चाहेंगे और उसके बाद में हम महाराष्ट्र के बाहर जाना चाहेंगे। कृष्ण कुमार जी बहुत बधाई और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।